तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 9 का पाठ 14 चंद्र गहना से लौटती बेर। चंद्र गहना से लौटती बेर यह एक कविता है और इस कविता के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तो आइए पाठ पढ़ते हैं, शुरू करते हैं और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। पाठ की रूपरेखा। चंद्र गहना से लौटती बेर में कविता में कवि केदारनाथ का प्रकृति के प्रति गहन प्रेम का पता चलता है। वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौटते हैं तो वहाँ का प्राकृतिक परिवेश उन्हें आकर्षित कर लेता है। उसी प्रकृति एवं संस्कृत की एकता उन्होंने इस कविता में व्यक्त की है। ये पाठ की रूपरेखा थी। सारांश में पाठ में क्या है वो आपको बता दिया गया। आगे देखते हैं कवि परिचय। थोड़ा सा कवि के बारे में जानते हैं। प्रगतिवादी कवि एवं लेखक केदारनाथ अग्रवाल का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमसिन गांव में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद से कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद आगरा विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री ली तथा वकालत करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक जीवन में सक्रियता बनाए रखी। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें तथा केदार खरी खरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। तो देखते हैं इस वीडियो में हम चंद्र गहना से लौटती बेर कविता को पढ़ेंगे, कविता का भावार्थ जानेंगे और कुछ कठिन शब्द अर्थों पर चर्चा करेंगे। तो कविता शुरू करते हैं। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर, यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सज कर खड़ा है पास ही, मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, कह रही जो छुए ये दू हृदय का दान उसको। तो सबसे पहले कवि कहता है देख आया चंद्र गहना। चंद्र गहना जो है वो एक स्थान का नाम है। कवि चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है और लौटते टाइम वो एक दृश्य देखता है, एक ऐसा सीन देखता है जब वो थक के बैठ जाता है। खेत की जो मेड़ होती है, मेड़ का मतलब होता है खेत के किनारे चलने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, थोड़ी ऊंची होती है जिससे कि खेत का पानी खेत में ही रहता है, तो उसे बोलते हैं मेड़। खेत के चारों ओर थोड़ी सी ऊंची सीमा बना देते हैं, उसे मेड़ बोलते हैं। तो वो उस मेड़ पर अपनी थकावट उतारने के लिए, सुस्ताने के लिए कुछ देर बैठ जाता है और जब वो बैठता है तो अपने चारों तरफ का दृश्य देखता है। तो वह दृश्य उसे आकर्षित करता है और उसमें कवि किस प्रकार से अपनी कल्पना को किस प्रकार से एक नया आयाम देता है वो हम देखेंगे। कि देख आया चंद्र गहना, अब चंद्र गहना में देख आया हूँ, देखता हूँ दृश्य में, अब मैं दृश्य देख रहा हूँ। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, इस खेत की मेड़ पर अकेला बैठकर अब मैं ये दृश्य देखता हूँ। एक बीते के बराबर, बीता बोलते हैं बालिश्त को। जिन लोगों को नहीं पता बालिश्त क्या होता है तो और बीता क्या होता है उनके लिए मैं बताऊंगा। ये आपके अंगूठे से और जो आपकी उंगली की दूरी है वो एक बीता हो गया। इस तरीके से जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो एक बीता है। तो एक बीते के बराबर, यानी एक बीते के बराबर क्या है, यह हरा ठिगना चना। ठिगना का मतलब जिसकी हाइट जो है वो शॉर्ट हो, छोटी हो, जो कद में छोटा है उसे ठिगना बोलते हैं। तो यह हरा ठिगना चना, एक बीते के बराबर चना जो है, चने का पौधा है वो उगा हुआ है। बांधे मुरैठा शीश पर,
मुरेठा का मतलब होता है साफा या पगड़ी। तो बांधे मुरेठा शीश पर, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ठिगना चना अपने सिर पर मुरेठा बांधे हुए हो, यानी कि पगड़ी बांधकर खड़ा हुआ है। छोटे गुलाबी फूल की, किसकी? जो चने के पौधे के ऊपर जो गुलाबी कलर का जो एक फूल आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे उसके सिर पर पगड़ी बंधी हो, चने के पौधे के ऊपर। छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, ऐसा लगता है जैसे वो पगड़ी बांध के सज धज के खड़ा हुआ। पास ही मिलकर उठी है, पास में ही मिलकर, उससे मिलके ही उसके बगल में उगी है। बीच में अलसी हठीली। अलसी एक पौधा होता है, तो ये कह रहा है कि कवि कहता है कि अलसी का पौधा उसके बगल में उगा हुआ है बिल्कुल। और वो कैसा है वो पौधा? देह की पतली कमर की है लचीली। कवि ने उस अलसी के पौधे में एक नारी की कल्पना की है, और जो चना है उसमें एक नर की, जो कि सज धज के खड़ा है। और जो स्त्री रूपी जो अलसी है, तो वो कैसी है? देह की पतली, उसकी जो शरीर है वो पतला है, कमर की है लचीली, उसकी कमर लचीली है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, उसके सिर पर फूल कैसा है? फूला हुआ एक फूल है जो कि नीले कलर का है। कह रही है जो छुए ये दूं हृदय का दान उसको, जैसे वो कह रही हो कि जो भी मुझे छुएगा मैं उसे अपना हृदय का दान दूंगी। हम कह सकते हैं कि अलसी के पौधे को कवि ने इस प्रकार से प्रेमातुर नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। काव्यांश अगला। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सियानी। कवि कहता है कि और सरसों के बारे में तो पूछो ही मत, वो सबसे सियानी हो गई है, यानी सबसे लंबी हो गई है। हाथ पीले कर लिए ब्याह मंडप में पधारी। ऐसा लगता है जैसे उन्हें हाथ पीले कर लिए, जिस प्रकार से शादी के वक्त दुल्हन के हाथ पीले होते हैं, उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने हाथों को पीला करके सयानी हो गई और उसकी शादी हो रही है, अपने हाथों को पीला करके ब्याह के मंडप में प्रवेश किया है उसने। फाग गाता मास फागुन। फाग बोलते हैं जो कुछ स्थानीय गीत होते हैं उन्हें फाग बोलते हैं। तो फाग गाता मास फागुन, फागुन का महीना फाग गा रहा है, आ गया है आज, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे फागुन का महीना फाग गाते हुए आ चुका है, आ गया है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, और वो देखता है, कभी अपनी कल्पना को एक नया आयाम देता है और कहता है कि मैं उन्हें देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये स्वयंवर हो रहा है, जहाँ पे पीले कलर के जो सरसों के पौधे हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे वो सबसे बड़ी भी है और बड़ी होकर वो शादी के मंडप पे पधार रही है और उसके हाथ पीले हो गए। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। प्रकृति का जो प्रेम है वो लगातार पेड़ों के माध्यम से हिल रहा, हवा बह रही है और वो पेड़ पौधे हिल रहे हैं। उनके हिलने से ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति का प्रेम प्रकट हो रहा है। इस विजन में, विजन का मतलब होता है निर्जन स्थान, जहाँ कोई जन न हो। विजन, वि प्लस जन, वि उपसर्ग का यहाँ प्रयोग हुआ है। विजन का मतलब बिल्कुल निर्जन स्थान, जहाँ कोई मनुष्य न रहता हो। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, व्यापारिक नगर से बहुत दूर, इस विजन में, इस निर्जन में प्रेम की भूमि उपजाऊ अधिक है। यहाँ प्रेम की भूमि वहाँ से, शहर से, इस व्यापारिक नगर से कहीं ज़्यादा उपजाऊ। यहाँ के लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम से बात करते हैं, जबकि शहर में ऐसा नहीं है। और पैरों के तले है एक पोखर, और पैरों के पास में एक पोखर है, नहर, छोटी नहर। उठ रही इसमें लहरियाँ, उसमें लहर उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। जो भूरी घास उगी हुई है वो भी हवा के चलने पे ऐसा लग रहा है जैसे उसमें लहरें बन रही हैं और वो लहरों की तरह लहरा रही है। इसके जो कठिन शब्दार्थ है वो है कुछ। सयानी यानी बड़ी उम्र की, हाथ पीले करना,
मतलब शादी करना। पधारी का मतलब आई। फाग, फागुन मास में गाया जाने वाला गीत। मास का मतलब है महीना। अनुराग का अर्थ है प्रेम। स्वयंवर का मतलब है खुद का वर चुनना। स्वयंवर पहले होते थे, स्वयंवर का अर्थ होता था, इसका नाम है स्वयं यानी खुद, वर यानी वर्ण करना, किसी को चुनना। तो पहले स्वयंवर होते थे, आजकल स्वयंवर प्रथा नहीं है, आजकल अलग तरीके से शादी होती है। तो स्वयंवर का मतलब खुद वर चुनना। अंचल यानी आंचल, पल्लू। विजन यानी सुनसान स्थान या जंगल जहाँ मनुष्य न हो। पोखर छोटा सा तालाब। लहरियाँ यानी लहरें। तल यानी का नीचे। आगे कविता पढ़ते हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला दबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। तो कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता। यानी वो ये कह रहा है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक तालाब का वर्णन किया है। उस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए वह बताता है कि तालाब के पानी में सूर्य की रोशनी चांदी के गोल खंबे के समान प्रतीत होती है तथा उसकी चमक आंखों में चकाचौंध पैदा करती है। इस तालाब के किनारे अनेक पत्थर हैं तथा हवा के स्पर्श से तालाब के पानी से लहरें उठ रही हैं, जिसके कारण तालाब के किनारे का पानी उन पत्थरों को छू रहा है। यह देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो ये पत्थर प्यासे हों और वे पानी में डूबकर चुपचाप पानी पी रहे हों। कवि सोचता है इन पत्थरों की प्यास पता नहीं कब बुझेगी, क्योंकि ये लंबे समय से पानी पी रहे हैं, न जाने ये कब तक पानी पीते रहेंगे। इस तालाब में एक बगुला अपना एक पैर पानी में डुबोकर खड़ा है। बगुले को आपने देखा होगा, यदि उसकी पैर लंबे लंबे होते हैं और वो जब शिकार करता है तो किसी तालाब में पानी में कहीं भी एक टांग पे खड़ा हो जाता है, एक पैर उठाए हुए, और इतना ध्यान मग्न हो जाता है, इतना कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसका इतना बढ़िया होता है कि वो बिल्कुल पैर भी नहीं हिलाता, और जैसे ही वहाँ पे कोई मछली आती है अचानक से एकदम से उसको चोंच में दबा लेता है। तो वही देखते हैं। देखने में तो वह ध्यानमग्न लगता है, परंतु जैसे ही किसी चंचल मछली का आवास होता है तो वह अपनी ध्यान रूपी निद्रा को त्याग कर उसे तुरंत चोंच में दबा गले में उतार लेता है, यानी उसको निगल जाता है। इसके जो कुछ कठिन शब्द हैं वो है चकमकाता, यानी चकाचौंध पैदा करना। चकाचौंध पैदा करने का मतलब जब कोई चीज़ बहुत चमकती है और उससे देखकर हम अपनी आंखें खोल नहीं सकते, आंखें खुली नहीं रख सकते हैं, उसे बोलते हैं चकाचौंध। टांग का मतलब है पैर। मीन का मतलब है मछली। निद्रा का मतलब नींद। त्यागना का मतलब छोड़ना। चट यानी तुरंत। अगला काव्यांश देखते हैं। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं। तो जो कुछ कठिन शब्द हैं वो हैं, चतुर का मतलब है चालाक, श्वेत का मतलब सफ़ेद, फौरन का मतलब तुरंत, चटुल यानी चंचल फुर्तीली, गगन का अर्थ है आकाश, भूमि का मतलब है धरती, स्वच्छंद का मतलब है स्वतंत्र।
जो बंधन में ना हो। भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने बगुले के समान चतुर एक चिड़िया का वर्णन किया है। तालाब के किनारे ही काले माथे अर्थात काले सिर वाली एक चिड़िया है। उसके पंख सफ़ेद हैं। जैसे ही वह कोई सफ़ेद चंचल मछली देखती है उस पर टूट पड़ती है और उसे अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है और वहीं उड़ते उड़ते उसे खा जाती है। कवि जिस स्थान पर बैठा है वहाँ से सामने दिखाई देने वाली भूमि का धरातल ऊंचा है। वहाँ से रेल की पटरी भी गुजर रही है। कवि कहता है कि अभी किसी गाड़ी के आने का समय नहीं है और वह अभी जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि वह इस समय स्वतंत्र है, अर्थात उसे कोई विशेष कार्य नहीं है। प्रकृति का अद्भुत तथा आकर्षक रूप कवि को वापस जाने से रोक रहा है। अगला काव्यांश है हमारा। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर। टे 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 टे। सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर। टिरटों टिरटों। शब्दार्थ है इसके। अनगढ़ यानी टेढ़ी मेढ़ी या ऊबड़ खाबड़ भी बोल सकते हैं। अनगढ़ का मतलब टेढ़ी मेढ़ी, ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा स्थान। बांझ का मतलब है बंजर। बंजर कहते हैं उस जमीन को जहाँ पर किसी प्रकार की कोई फसल नहीं होती है, कोई पौधा नहीं उगता है। कह सकते हैं हम जो वहाँ पर जहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं होती है, जो ज़मीन उपजाऊ नहीं होती उसे हम बंजर बोलते हैं। रीवा एक विशेष प्रकार का कांटेदार पेड़। रीवा एक पेड़ होता है जो कि कांटेदार होता है। कुरूप यानी भद्दा बदसूरत। सुग्गा का मतलब तोता। वन स्थली का मतलब जंगल। वन का स्थल यानी जंगल। हृदय चीरता यानी दूर दूर तक पहुंचता हुआ। भावार्थ है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि चित्रकूट की प्राकृतिक छटा का वर्णन करते हुए कहता है कि चित्रकूट की ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ दूर दूर तक फैली हुई हैं। इस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ नहीं है, बंजर है। यहाँ किसी भी प्रकार की घास, हरियाली, छायादार पेड़ नहीं है। इस भूमि पर इधर उधर कांटेदार कुरूप रीवा के पेड़ उगे हुए हैं। रीवा के पेड़ कुरूप भद्दे इसलिए हैं क्योंकि उनमें ना तो हरियाली है, ना ही ताप मिटाने योग्य छाया और ना ही मन को शांति प्रदान करने वाला सौंदर्य। इस वातावरण में एक और पोखर के किनारे से तोते का रस टपकाता मीठा स्वर टें टें सुनाई पड़ता है, तो दूसरी ओर जंगल के हृदय को बेधता सारस का स्वर। बेधता का मतलब चीरता हुआ। सारस का स्वर भी सुनाई पड़ता है। सारस के जोड़ों की टिरटों की ध्वनि सारे जंगल में दूर दूर तक गूंज रही है। सारस का स्वर कभी तीव्र होता है, कभी मंद पड़ता है। इस प्रकार सारस के स्वर से मानो जंगल का हृदय बद्ध यानी छलनी हो गया हो। अगला काव्यांश है। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुपके चुपके। शब्दार्थ है। पर का मतलब पंख, संग का मतलब साथ, जुगल का मतलब युग्म अर्थात जोड़ा, दो लोगों का या वस्तुओं का साथ होना। भावार्थ है। प्रस्तुत पंक्तियों में प्राकृतिक वातावरण व उसके आसपास की शांति तथा दूर से आती सारस की आवाज़ को सुनकर कवि का मन विभोर हो उठता है। उसका मन करता है कि वह भी सारस के साथ पंख फैलाकर उड़ जाए। जहाँ लहलाते हरे खेतों के बीच ये युगल जोड़ी रहती है, वह भी उनके साथ उसी प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहता है, क्योंकि प्रेम के लिए प्राकृतिक वातावरण से उपयुक्त स्थान कोई है ही नहीं। कवि यहीं रहकर चुपचाप तथा छिपकर उनकी सच्ची प्रेम कहानियाँ भी सुनना चाहता है। तो ये था हमारे पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ, पाठ, उसका भावार्थ और काव्य परिचय, पाठ का सार, कवि परिचय
अब आने वाले वीडियो में, अगले वीडियो में हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे।